हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड और बीएड के अंतर्गत जो होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है यूपी टेट और सी टेट, इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। याद रखिए, जीवन का संघर्ष जितना ही आप मन से लड़ेंगे उतना ही सफलता आपको जल्दी से मिलेगी। अतः आप जो है अपनी तैयारी में जुट जाइए। थोड़ा थोड़ा करके आप तैयार करेंगे, एक दिन पूरी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि खरगोश की चाल पता नहीं वक्त पे आप चल पाएंगे या नहीं, इसलिए कछुए की ही चाल चलिए ताकि थकान भी ना हो, बिना आसानी से अपने लक्ष्य तक सतत प्रयास करके प्राप्त कर लीजिए। आइए हम लोग इस 6 प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, क्या समझा जाएगा? पद्धति यानी शिक्षा पद्धति असफल है। दूसरा, शिक्षक असफल है। ग, पाठ्यपुस्तक असफल है। घ, व्यक्ति असफल है। देखिए, अगर सिस्टम के अंतर्गत पूरे विद्यार्थियों में से आधे विद्यार्थी फेल होते हैं तब इसमें जो है कुछ और विकल्प हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विद्यार्थी की बात की गई है, एक विद्यार्थी की बात की गई। इसमें प्रश्न में ध्यान रखिएगा, प्रत्येक शब्द पर आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पीछे स्पष्ट क्या है, जब एक विद्यार्थी असफल हो तो उसे समझा जाएगा वैयक्तिक असफलता, यानी उसकी व्यक्तिगत रूप से असफलता मानी जाएगी। यदि किसी कक्षा के आधे विद्यार्थी सफल हैं और अध्यापक पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया हुआ है, पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है, तो उस परिस्थिति में अध्यापक असफल माना जाएगा, क्योंकि अध्यापक सही ढंग से नहीं पढ़ाया है। नहीं तो पूरे आधे विद्यार्थी असफल नहीं होते। चूँकि यहाँ एक व्यक्ति की बात हो रही, एक विद्यार्थी की बात हो रही है, इसलिए इसमें जो विकल्प है वो घ वाला सही होगा, व्यक्तिक असफलता मानी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, संकलनात्मक परामर्शदाता के जन्मदाता। संकलनात्मक परामर्शदाता का मतलब किसी के विषय में उसके बीते हुए समय का हम लोग क्या करते हैं, महत्वपूर्ण घटनाओं का, क्रियाओं का, व्यवहारों का संकलन करते हैं। ऐतिहासिक हो, जो भी हो, उसका हम नोट करते हैं। फिर उसके आधार पर वर्तमान में पूछे गए प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं या उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए परामर्श देते हैं, सुझाव देते हैं। तो इसके जो है परामर्शदाता कौन थे? ऐसे जो है पर्सनालिटी का या विद्यार्थियों के गाइडलाइन देने का जो श्रेय है वह जाता है थार्न को जाता है। इन्होंने बताया था कि नहीं, अगर किसी बालक के विषय में उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए या उसे किसी समस्या के समाधान के लिए या उसके अधिगम के सुझाव के लिए अगर कुछ परामर्श देना है, कुछ सलाह देनी है, तो उसका जो है पूर्व के यानी बीते हुए समय के गतिविधियों का, उससे संबंधित गतिविधियों का संकलन करते हुए ही आपको परामर्श देना चाहिए। थार्न महोदय ने सिद्धांत दिया था। अगला तीसरा है, इनमें परामर्श का एक तत्व नहीं है। इसमें परामर्श का एक तत्व नहीं है, यानी परामर्श जो अध्यापक देता है, बच्चों को जो सलाह देता है, उसमें कौन सा तत्व नहीं है? साक्षात्कार है, क्योंकि जब तक आमना सामना नहीं होगा, बात विचार नहीं होगी, तब तक परामर्श या सलाह कैसे देगा? दूसरा, विश्वास। हाँ, परामर्श में अगर विश्वास ही नहीं तो परामर्श का कोई मतलब ही नहीं। आगे है वृत्तिक, यानी कमाई समाई, यानी आय वृद्धि या कोई व्यवसाय वृद्धि की बात। घ है संप्रेषण। संप्रेषण का तात्पर्य होता है विचारों के आदान प्रदान, अपने विचारों को या अपने ज्ञान को जानबूझ करके दूसरे तक पहुंचाना। तो जो परामर्श लेने आया है वहां पर हम अपनी जानकारी ही संप्रेषित करते हैं कि आप ऐसा कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, तो यह भी तत्व है। लेकिन ये जो वृत्तिक वाला है यह इसका तत्व नहीं है, यानी संप्रेषण में या परामर्श के अंतर्गत साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण संयुक्त रूप से क्रियाशील रहते हैं। ये जो वृत्तिक है ये व्यवसाय से या जीवन यापन संबंधी गतिविधियों से संबंधित है, यह इसका तत्व नहीं है। ग। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क मतलब दस्तावेज एक प्रकार से कह सकते हैं। 2005 में राष्ट्रीय एनसीएफ फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में दस्तावेज की भाषा का रूपरेखा तैयार किया गया था। कितनी भाषा में? एक भाषा में, 3 भाषा में, 4 भाषा में, बहुभाषा में। याद रखिएगा, शिक्षण के लिए इन्होंने त्रिस्तरीय भाषा सूत्र दिया था, मातृभाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी। इन्होंने ऐसा कहा था। यहाँ पर शिक्षण की बात नहीं की गई है, यहाँ दस्तावेज की बात की गई है। इसलिए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो दस्तावेज जो तैयार किया गया था वो मात्र एक भाषा में तैयार किया गया था। अगर शिक्षण वाला 3 ठो था, यहाँ पे धोखा हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा दस्तावेज वाले शब्द को।
5वां क्वेश्चन देखते हैं, मंदिता मना। मंदिता मना यानी मानसिक मंदित युक्त बालक। मंदिता मना बालकों के लिए शिक्षा हेतु उपागम आवश्यक। उपागम का मतलब दृष्टिकोण होता है। उपागम का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। यानी जो मानसिक रूप से मंदित बालक है, यानी जिसका IQ लेवल 90 से कम हो। अरे कहा 70, 90 का 70 से भी कम हो तो ऐसे मानसिक मंदित रूप से बालक मान लिया जाता है। वैसे 90 से नीचे वाले पिछड़ा, फिर बस मानसिक मंदित, फिर उसके बाद अन्य मूढ़ बालक, सभी इत्यादि विभाजन है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो मानसिक मंदिता बालकों के लिए शिक्षा हेतु उपागम उपयुक्त है। वैयक्तिक अनुदेशन, त्वरणात्मक उपागम, संवर्धन उपागम, उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम। यानी संवर्धन का मतलब उसको आगे बढ़ने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, ऐसा उसके पाठ्यक्रम में उपयुक्त होगा। उच्च स्तरीय का मतलब उसका पाठ्यक्रम व्यवस्थित वैज्ञानिक विधियों से तैयार किया जाए, वह उपयुक्त होगा। या वैयक्तिक अनुदेशन, चूँकि मानसिक मंदिता की जो समस्या होती है वह व्यक्तिगत रूप से होती है। वह क्या होती है? व्यक्तिगत रूप से होती। मंदिता मना बालकों के लिए शिक्षा हेतु उपागम, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालकों को जो एक साथ पढ़ाया जाता है, इसीलिए मानसिक मंदिता युक्त बालकों को अगर शिक्षा हेतु अगर अनुदेशन दिया जाए, दृष्टिकोण अपनाया जाए, तो वह वैयक्तिक अनुदेशन ही उपयुक्त होगा। क्योंकि ऐसे बालक बड़े धीरे गति से सीखते हैं। हर बालकों की अपनी विलक्षण समस्या होती है, तो ऐसे बालकों के लिए जो है व्यक्तिगत रूप से उसे निर्देश देते हुए, उसे सहयोग प्रदान करते हुए उसे सिखाने पढ़ाने का कार्य किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये वाला ऑप्शन 5वें का क सही होगा। त्वरण का नहीं, त्वरण का मतलब ऐसा नहीं। त्वरण का मतलब ही होता है एक प्रकार से कुछ ऐसे कार्यों को कीजिए कि अगला कार्य को उसको करने में सहयोग मिले, तो ये वाला भी उपागम नहीं होगा, सिर्फ यही वैयक्तिक होगा। अगला 6ठा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार में स्वीकार कर लिया गया? जो अनुच्छेद 21 में है, मौलिक अधिकार संबंधी शिक्षा का मौलिक अनुच्छेद अनुच्छेद 21 में है। तो यह जो है ये याद रखिएगा, शिक्षा संबंधी जितना भी संविधान संशोधन का पूछे, ये 86वां ही लगाइएगा। इसी में बहुत ज़्यादा शिक्षा के संदर्भ में बहुत ज़्यादा सुधार किए गए थे। इस समय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। तो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृति की गई, जिसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण 6 प्रश्नों को मैंने आपको समझाते हुए हल कराने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आपका सहयोग, आपका कमेंट करना ही हमारे लिए प्रोत्साहन है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।